Hello everyone, welcome to the Legal Files. I am Manmohan Jaiswal, serving as an assistant professor in the Department of Higher Education, Government of Rajasthan. आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। तो इस इक्वालिटी का मतलब ये तो नहीं कि इंडिया के अंदर जितने भी कानून होंगे वो इक्वली सभी पे अप्लाई होंगे। आखिर क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं? क्या होता है रूल ऑफ लॉ? What is the doctrine of reasonable classification and what is the doctrine of arbitrariness? इन सारे क्वेश्चन का जवाब हमें मिलता है इसी आर्टिकल 14 में। तो इन सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इस आर्टिकल 14 के बेयर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चार इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती हैं। सबसे पहले स्टेट कौन होगा, स्टेट का मतलब क्या है, किन किन पे ये अप्लाई होगा, पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसका मतलब क्या होता है। ध्यान रखना यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ है जो कि एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक प्लूरल कॉन्सेप्ट है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे बट यहां पर नोटिस करने की बात है। नेक्स्ट, द स्टेट इन दिस आर्टिकल इज सेम जो हमने आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ा है कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे, वो सारे यहां पर इंक्लूड माने जाएंगे क्योंकि वो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो पूरे के पूरे पार्ट 3 के ऊपर एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है एनी पर्सन। अब ये पर्सन में कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे, क्या आर्टिफिशियल पर्सन इंक्लूड होंगे, क्या नेचुरल पर्सन इंक्लूड होंगे? तो देखते हैं। पर्सन इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन लाइक सिटीजन, नॉन सिटीजन्स, फॉरेनर्स, विजिटर, माइग्रेंट्स एक्सेप्ट एलियन एनिमीज या एनिमी एलियंस। आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे कि कंपनी, फर्म, एलएलपी, सोसाइटी, ट्रस्ट एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 14 जो है सभी को इक्वली प्रोटेक्शन देता है। किन किन को? सारे के सारे नेचुरल पर्सन और सारे आर्टिफिशियल पर्सन को। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पर्सन के अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पर्सन में जो मेल और फीमेल का क्राइटेरिया होता है उसी पर्सन के अंदर ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आर्टिकल 14 है वो किस प्रिंसिपल पे बात करता है। वो ये कहता है कि ऑल द पर्सन एंड थिंग्स सिमिलरली सर्कमस्टांस्ड शैल बी ट्रीटेड अलाइक बोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिविलेजेस कंफर्ड एंड लाइबिलिटी इम्पोज्ड। और सतीश चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अलाइक शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि आर्टिकल 14 ये कहना चाहता है कि जो सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर हैं उन्हें आप सिमिलर ट्रीटमेंट देंगे, सेम ट्रीटमेंट देंगे, और जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हैं उन्हें आप डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, जब जाकर आर्टिकल 14 का जो सपना है वो साकार होगा। क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वल ट्रीटमेंट की बात नहीं करता, फेयर ट्रीटमेंट की बात करता है। अगर कोई डिप्राइव्ड है तो उसे अधिकार देकर प्रोटेक्ट किया जाएगा। और यही जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है हमें हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलता है, जिसमें साफ साफ लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि प्रियम्बल के अंदर हमारे वो सारे के सारे कोर प्रिंसिपल हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहता है। और साथ ही यूडीएचआर का आर्टिकल 7 जो है वो भी हमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ इंग्लिश ओरिजिन। ये कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से बोरो किया है और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था एवी डाइसी के द्वारा। एवी डाइसी ने कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि ये स्टेट को ये कहना चाहता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दोगे। All are equally subject to the ordinary law of land and no person whatever his rank or condition is above the law। तो लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे फिर भली वो स्टूडेंट हो,
चाहे कोई पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर, लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है. नो वन इज अबाउट द लॉ. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज अमंग द इक्वल्स लॉ शुड बी इक्वल and should be equally administered. In other words, like should be treated alike. But there are certain exception of Article 14. First है जिसमें प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी मिलती है आर्टिकल 361 के अंदर. जब प्रेसिडेंट और गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड करेंगे तब इन पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, ना ही इनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जा सकती है. इवन जब भी वो कोई ऑफिशियल एक्ट करेंगे अपना, उसके लिए कोई भी सिविल केस भी दायर नहीं किया जा सकता. और पर्सनल एक्ट अगर करते हैं और उससे किसी को इंजरी होती है तो सिविल केस कर तो सकता है, बट उसके लिए भी 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ता है. नेक्स्ट है फॉरेन सोवरेन्स और डिप्लोमेट्स, जिन्हें इम्यूनिटी मिलती है इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत. एंड वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 एंड 1972, जो डिप्लोमेट्स और जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग इंडियन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं रहते. और नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. यहाँ पर जो एमपीज और एमएलए हैं इन्हें एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, और उनके द्वारा जो भी बात कही है उसको आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें एक इम्यूनिटी मिली है. और लास्ट है हमारे पास जुडिशियल इम्यूनिटी, जिसमें जजेस जो हैं अपनी जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर और गुड फेथ में जो भी काम करेंगे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे अंडर द जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985. और ये प्रोटेक्शन देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी की जो डिग्निटी है उसे मेंटेन किया जा सके. यहाँ देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी हमने इसलिए दी है क्योंकि ये हमारी टॉप मोस्ट पोजीशन या फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, या टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो यहाँ इम्यूनिटी देना जरूरी है. और रही बात पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, तो यहाँ पर भी हमारे मेन ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है और यहाँ पर तो डिस्कशन और डिबेट्स तो होंगी, और वहाँ पर आप हर बात को लेकर कोर्ट में चल जाएं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता. इसलिए कुछ इम्यूनिटी हमें इनको देनी पड़ती है. अब जब भी हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ की बात तो करना अनिवार्य है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ. अब ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले दिया सर एडवर्ड कोक के द्वारा, जिसे बाद में पॉपुलराइज किया है एवी डाइसी के द्वारा. और एवी डाइसी की जो फेमस बुक है जो रूल ऑफ लॉ के बारे में बताती है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस बुक का नाम मैंने बहुत बार यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में देखा है. इस बुक के बारे में पूछते हैं कि रूल ऑफ लॉ की, एवी डाइसी की रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी बुक के अंदर दिया गया है. फिर रूल ऑफ लॉ के 3 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट. लॉ जो होगा वो सुप्रीम रहेगा और गवर्नमेंट की कोई भी आर्बिट्रेरी पावर वो यूज नहीं करेगी. सेकंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो अभी हमने पढ़ा है. और थर्ड है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओरिजिनेट हुआ है ऑर्डिनरी लॉ से, और जो अधिकार मिलते हैं वो कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ना कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. अब ये जो 3 फीचर्स हैं इसे हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट 2 फीचर जो हैं ये हमारे इंडियन लीगल सिस्टम पे अप्लाई होते हैं, बट ये थर्ड वाला फीचर जो है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसका पहला रीजन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी ऑर्डिनरी लॉ से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, और दूसरी बात हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें अधिकार देता है. बट इंग्लैंड के ये कॉन्सेप्ट है, इंग्लैंड में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर इस पॉइंट पे ये कह रखा है कि वहाँ पर जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकारों की बात नहीं होती है. लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देते हैं. जो सोर्स ऑफ राइट्स हैं हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन है. हालांकि जुडिशरी उसे प्रोटेक्ट करती है नो डाउट, बट सोर्स जो है एक्चुअल सोर्स वो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है.
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड के हैं तो वहां पर ये तीनों के तीनों पॉइंट जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, बट इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे और थर्ड पॉइंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं तीन सबसे इंपॉर्टेंट केसेस। सबसे पहले इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, जो ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ एम्बेडेड इन आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 के अंदर भी अमेंडमेंट करके डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वलिटी इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, हेंस इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज द कोरोलरी ऑफ रूल ऑफ लॉ, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ रिजल्ट है किसका? रूल ऑफ लॉ का। तो ये तीनों के तीनों केसेस नेट के एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनमें जो जो बातें बोली हैं वह आप याद रखना। नाउ वी हैव द सेकेंड पिलर ऑफ आर्टिकल 14 इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हमने बोरो किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और अगर कोई स्पेसिफिकली पूछे तो 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1868 को, जो 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था यूएसए के अंदर, वहां से हमने इसे बोरो किया है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या था? नेगेटिव कॉन्सेप्ट, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये बताता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये स्टेट को एम्पावर करता है कि अगर कोई इक्वल सर्कमस्टांसेस में है तो आप उसको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, और जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में है आप उन्हें डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे। इसीलिए आर्टिकल 14 जो है इन दोनों प्रिंसिपल की बात करता है कि लाइक पर्सन शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनइक्वल पर्सन मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली बाय द स्टेट। इसका अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे एक हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 3 घंटे का टाइम होता है और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, बट अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उससे हम 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा देते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी हमें ये कहती है कि आप इक्वल प्रोटेक्शन दो सभी को। इक्वल प्रोटेक्शन कैसे दो कि इक्वल्स है ना, उनको ट्रीट करो इक्वली, और डिफरेंटली अगर कोई है तो उसे आप डिफरेंटली ट्रीट करो। अब सारे के सारे स्टूडेंट जो थे वो कोई भी फिजिकल हैंडीकैप नहीं थे, और जो फिजिकल हैंडीकैप है वो एक डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट क्लास है, तो उसे आप डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, जब जाकर आप उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हर एक इंडिविजुअल को सेम लॉ से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। अब आप देखो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा, तब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं वो डिप्राइव्ड क्लास माने जाते थे, तो उन्हें एक रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया और उन्हें उस तरह से प्रोटेक्ट किया। और शुरू से जो विमेंस और चिल्ड्रन हैं वो हमेशा डिप्राइव्ड क्लास में थी, तो उन्हें आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर स्टेट को स्पेशल पावर दी कि आप इन डिप्राइव्ड क्लास के लिए स्पेशल कानून बना सकते हो। तो ये क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है कि आर्टिकल 14 फेयर ट्रीटमेंट की बात करता है, ना कि सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट की। जिसे जैसी परेशानी है उसे वैसे ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा स्टेट के द्वारा। अनलाइक इक्वलिटी बिफोर लॉ विच रेस्ट्रेन द स्टेट एक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज रिक्वायर द स्टेट टू एक्टिव स्टेप्स टू remove inequalities, protect weaker section or ensure substantive justice. So the article 14 allows differential treatment to achieve the real equality. इसके बाद केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यही होता है कि आप सिमिलर सर्कमस्टांस पीपल को सिमिलर ट्रीटमेंट देंगे, और जो डिफरेंट पर्सन है उनको आप डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे। एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन इज द कोरोलरी टू द फर्स्ट। अब सेकेंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज द कोरोलरी टू द फर्स्ट, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये दोनों इतने इंटरलिंक्ड और इतने जुड़े हुए हैं अपने आप से कि ये डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि जहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन हो और वहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन ना हो।
तो इसीलिए कहा जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज कोरोलरी टू द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब आर्टिकल 14 के अंदर हम बार बार बात कर रहे हैं कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीटमेंट मिले और अनइक्वल को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिले। अब ये जो इक्वल और अनइक्वल को किस तरह से डिवाइड किया जाए, किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए जिससे कि हम इन्हें प्रोटेक्ट कर पाए, तो इसका जो डिवाइडेशन का क्राइटेरिया है उसे कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन से ही हम रियल में इक्वलिटी के सिद्धांत को अचीव कर सकते हैं। आर्टिकल 14 डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए मना नहीं कर रहा है। आर्टिकल 14 तो क्लास लेजिस्लेशन के लिए मना कर रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास को अलग से बेनिफिट दे दो और बिना कोई रीजनेबिलिटी के, तो वो आर्टिकल 14 के अंदर कवर नहीं होगा। आर्टिकल 14 के अंदर क्लासिफिकेशन जो होगा वो रीजनेबिलिटी के बेस पे डिसाइड किया जाएगा। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि जो फिजिकल हैंडिकैप्ड हैं उसको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो ये एक क्लासिफिकेशन है इक्वल्स और अनइक्वल्स के बीच में जो कि रीजनेबल है। सो द स्टेट में क्लासिफाई द पर्सन, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस प्रोवाइडेड द क्लासिफिकेशन इज रीजनेबल। ये डिसाइड किया था आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। फिर द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ.एन. बलसारा, और इसके बाद में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टेस्ट डिसाइड किए जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सबसे पहला है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड सेकंड इज रैशनल नेक्सस। अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है कि इंटेलिजेंट रीजन फॉर क्लासिफिकेशन। अगर हम कोई भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे एक इंटेलिजेंट रीजन होना चाहिए, एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए। वो रीजन क्लियर, रियल और अंडरस्टैंडेबल डिफरेंस क्रिएट करे। अगर किसी 2 ग्रुप को आपने उससे डिवाइड किया तो उसके पीछे रीजन क्या है वो क्लियर होना चाहिए, और वो रीजन कोई वेग और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकम। इनकम जैसे हमारे पास टैक्स के स्लैब्स हैं, तो जो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आएंगे इनकम के स्लैब्स के अंदर, उसी अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करेंगे। जैसे कि एज, आप 14 इयर्स चाइल्ड को और एक 24 एडल्ट को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आपको उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि एक रीजनेबल रीजन है। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब जुडिशरी का फॉर्म निकलता है, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आप LLB पास होने चाहिए या LLB परसुइंग होने चाहिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि आप जज बनने वाले हैं तो आपकी LLB होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई BA वाला जज बन जाएगा। तो यहां पर जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है वो रीजनेबल है। और सेकंड है रैशनल नेक्सस। देयर मस्ट बी ए रीजनेबल कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्ट sought टू बी अचीव्ड बाय द लॉ। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, एक नेक्सस होना चाहिए। कौन सा? पहला तो डिफरेंशिया, जो हमने डिफरेंशिएट किया था यहाँ पर एज के बेस पे किया था कि 14 ईयर अगर कोई चाइल्ड है और 24 ईयर कोई एडल्ट है, तो उनमें हमने डिफरेंशिएट किया एज के बेस पे। और लॉ क्या चाहता है? लॉ ये चाहता है कि माइनर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जो हमने एडल्ट और माइनर का डिफरेंशिएशन किया है और उसके पीछे कारण क्या है? लॉ माइनर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये एक सफिशिएंट नेक्सस बताता है कि लॉ क्या अचीव करना चाहता है? माइनर्स को प्रोटेक्ट करना। और इसीलिए हमने एज के बेस पे हमने डिफरेंशिएट किया, इसलिए वो रीजनेबल डिफरेंस माना जाएगा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्लासिफिकेशन रीजनेबल माना जाएगा और कौन सा क्लासिफिकेशन अनरीजनेबल माना जाएगा? तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ दिए हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकम स्लैब्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकम स्लैब्स फॉर टैक्सेशन। तो इनकम के अकॉर्डिंग हमने स्लैब डिसाइड किए हैं, उसी हिसाब से टैक्स दिया जाएगा। और अगर मान लो हम कहें कि ये टैक्स स्लैब किसी पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो वो एक अनरीजनेबल सी बात है। रिजर्वेशन दिया हमने SC, ST, OBC को, जिससे कि हम उनका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करने की कोशिश कर सके। और अगर हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को देते हैं तो वो एक अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। हम अगर जुवेनाइल जस्टिस लॉस को बनाते हैं जिससे कि माइनर्स को हम प्रोटेक्ट कर पाएं,
जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि माइनर्स के लिए हमने स्पेशल लॉ बनाया है, क्योंकि लॉ माइनर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और मान लो कोई भी दो लोगों ने सेम ऑफेंस किया है, सेम एज के हैं, और लेकिन उनका पनिशमेंट अलग अलग कर दिया, तो ये तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी बातें हो गई, तो ये अनरीजनेबल सी बात हो गई। स्पेशल लेबर लॉज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हमने स्पेशल लॉ बनाया है, तो ये एक रीजनेबल सी बात है, क्योंकि उनका वर्क जस्टिफाई करता है कि उनके प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब वही मान लो कि उसी फैक्ट्री के अंदर सेम क्लास के लोग काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों को तो हमने प्रोटेक्शन दे दी और कुछ लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी, तो ये एक तरह से अनरीजनेबल सी बात है, ये एक तरह से क्लास लेजिस्लेशन की बात है। और आर्टिकल 14 जो है वो क्लास लेजिस्लेशन की बात नहीं करता, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के लिए सेपरेट कानून बना रखे, क्यों? क्योंकि वो हमारे एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसके अलावा विमेंस को हमने वेलफेयर स्कीम्स विमेन के लिए बना रखी, क्यों? क्योंकि विमेन शुरू से डिप्राइव रहेगी, तो उन्हें भी अपलिफ्ट करने के लिए हमने स्पेशल प्रोटेक्शन दी है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है वो जेंडर के बेस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया है, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? विमेंस को अपलिफ्ट करना। तो ये बताना चाह रहा है कि आप जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो रीजनेबल है, और जो आप उद्देश्य अचीव करना चाहते हो उसके बीच में नेक्सस है, तब जाकर ये जो क्राइटेरिया हैं हमारे रीजनेबल क्लासिफिकेशन के वो फुलफिल हो रहे हैं। अब मान लो हम बनाते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए स्पेशल कोर्ट, अगर बनाते हैं तो वो वहां पर रीजनेबल सी बात है, क्यों? क्योंकि अगर स्पेशल कोर्ट हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम स्पीडी जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? स्पीडी जस्टिस। तो रीजनेबिलिटी क्या है? हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया है, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? स्पीडी जस्टिस। तो ये दोनों के दोनों उसमें अचीव होने चाहिए। तो इन शॉर्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो जो हमने दो क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस, तो ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल जो हैं उस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के अंदर होने चाहिए, और साथ ही उस डिफरेंशिएशन का और लॉ क्या अचीव करना चाहता है उस डिफरेंशिएशन से, उस दोनों के बीच में नेक्सस होना चाहिए, तब जाकर रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो टेस्ट है वो कंप्लीट माना जाता है। और जब ये बात डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन की हो रही थी, तब एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है जो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन पे या एक कंपनी पे अप्लाई हो? तो अगर इस तरह का कानून बनाते हैं तो क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा, या आर्टिकल 14 के तहत वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेस पे वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा? तो सबसे पहले ये वाली बात उठी चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में क्या हुआ कि चिरंजीत लाल चौधरी जो थे एक शेयर होल्डर थे, कौन सी कंपनी के अंदर? शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड के अंदर, और उन्होंने आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशन फाइल की। उसके पीछे कारण क्या है कि सरकार ने एक कानून बनाया, शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1950। इस कानून के तहत क्या हो रहा था? इस कानून के तहत मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंपनी का मैनेजमेंट था वो टेक ओवर कर लिया, और जो वहां के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे उनको रिमूव कर दिया। तब चिरंजीत लाल चौधरी ने उसे चैलेंज किया कोर्ट के अंदर कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, और दूसरा कि आप कोई स्पेशल लॉ बनाकर किसी कंपनी पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस किया और उस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया। साथ ही आर्टिकल 14 डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जो ये कानून बनाया गया था ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेस पे बनाया था, तो इसलिए इसको वैलिड डिक्लेयर किया। और साथ ही अ लॉ अप्लाइंग टू वन इंडिविजुअल और वन कंपनी इज नॉट नेसेसरली डिस्क्रिमिनेटेड। अगर कोई एक इंडिविजुअल या एक कंपनी के लिए कानून बनाया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी कानून हो, आप उसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेस पे उसको वैलिड डिक्लेयर करवा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही किया। क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बेस पे कोई कानून इस तरह का बनाया जा सकता है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी के ऊपर अप्लाई हो, तो उसे हम डिस्क्रिमिनेटरी ना मानकर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर ट्रीट करके उसे हम वैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं।
Hence, a single individual or a company can form a separate class if there is a reasonable basis for classification. अगर क्लासिफिकेशन रीजनेबल है तो वो पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी पे अप्लाई हो सकता है और उसे हम सेपरेट क्लास की तरह ट्रीट करेंगे और उसे वैलिड मानेंगे। अब ये जो राइट टू इक्वालिटी है इसको नई हाइट दी है नए कॉन्सेप्ट ने, जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस या प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। अब ध्यान रखना, शिफ्ट हो रहा है। पहले डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन चलता था, अब डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस चलता है। अब इस आर्बिट्रेरीनेस का डॉक्ट्राइन जो है वो आया ईपी रोएप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में। इस केस के क्या फैक्ट्स थे कि ईपी रोएप्पा जो थे वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे और चीफ सेक्रेटरी थे तमिलनाडु सरकार के अंदर। इनका जो है जैसे ही सरकार चेंज हुई तो इनका ट्रांसफर कर दिया उस चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट से और इन्हें कौन सी पोस्ट दी, डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट दे दी स्टेट प्लानिंग कमीशन के अंदर। अब इन्होंने ये चैलेंज किया कि ये जो पोस्ट इनको मिली है वो इन्फीरियर इन स्टेटस है और साथ ही जो ये नई सरकार आई है इन्होंने मेरा ट्रांसफर आर्बिट्रेरीनेस और मेलाफाइड इंटेंशन से किया है, तो ये मेरे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन है। तो इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या आया कि वेदर द ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रोएप्पा वाज आर्बिट्रेरी, और अगर आर्बिट्रेरी है तो क्या आर्बिट्रेरीनेस अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, तो क्या आर्बिट्रेरीनेस आर्टिकल 14 का वायलेशन करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द रोएप्पा's पिटिशन एंड अपहेल्ड द गवर्नमेंट्स एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ईपी रोएप्पा की जो पिटिशन है उसको डिसमिस कर दिया और गवर्नमेंट का जो एक्शन है उसको सही ठहराया। हालांकि ईपी रोएप्पा इस केस में हार जाते हैं, लेकिन यहां पर शुरुआत होती है आर्टिकल 14 का एक नई हाइट की, नई ऊंचाई की, नई कॉन्सेप्ट की। और इस केस के अंदर देखते हैं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए। फर्स्ट प्रिंसिपल है आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेरीनेस इन स्टेट एक्शन। अगर स्टेट अपने एक्शन के अंदर आर्बिट्रेरीनेस करती है तो वो आर्टिकल 14 पे प्रहार होगा, हमला होगा वो आर्टिकल 14 पे। सेकंड, आर्बिट्रेरीनेस इज एंथेटिक ऑफ इक्वालिटी। एंथेटिक का मतलब होता है ऑपोजिट, इक्वालिटी अलग है और आर्बिट्रेरीनेस अलग है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जहां इक्वालिटी होगी वहां आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी और जहां आर्बिट्रेरीनेस होगी वहां इक्वालिटी नहीं होगी। थर्ड क्या बोला, आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वालिटी आर स्वॉर्न एनिमीज। दोनों के दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन है, आर्बिट्रेरीनेस और इक्वालिटी। फोर्थ, equality before law not only include the rule of law but also the principles of natural justice. Fifth, equality is the dynamic concept with many aspect. Equality बहुत dynamic concept है and it cannot be cribbed, cabined and confined with traditional doctrine limits. Article 14 applies to legislative, executive and administrative actions. पहले वो सिर्फ लेजिस्लेटिव एक्शन पे अप्लाई हो रहा था, अब एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे भी अप्लाई हो रहा है। और लास्ट, द मेन मोटिव ऑफ आर्टिकल 14 इज टू स्ट्राइक आउट आर्बिट्रेरीनेस फ्रॉम द स्टेट एक्शन। स्टेट के जितने भी एक्शंस हैं उसमें से आर्बिट्रेरीनेस को हटाना है एंड टू एंश्योर द फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन प्रैक्टिस। तो ये जो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो ये बातें लिखी हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आर्टिकल 14 में ये चीजें बहुत बार पूछते हैं। ये आपको कोड दे देंगे कि बताओ ये कौन से केस में डिसाइड हुआ, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके और इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिख के दिया है जिससे कि आप इसको अच्छे से लर्न कर सको। और ये ईपी रोएप्पा का केस जो था ये एक तरह का शिफ्ट हुआ, जो ट्रेडिशनली रीजनेबल क्लासिफिकेशन चलता था वहां से वो डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुका। तो अब अगर दोनों जो ये डॉक्ट्राइन है इनमें एक छोटा सा अगर डिफरेंस हम देखें तो जो ट्रेडिशनल हमारा डॉक्ट्राइन था, रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाला डॉक्ट्राइन था, वो ब्रॉडली बात करता था रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे और ये बात करता है नॉन आर्बिट्रेरीनेस पे।
ये बात करता था फॉर्मल एंड मैकेनिकल इक्वालिटी की, और ये बात करता है सब्सटेंटिव एंड डायनेमिक इक्वालिटी की। ये बात करता था लाइक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए लाइक्स को, और ये बात करता है फेयर एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और लास्ट ये लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन पे लिमिटेड था, बट ये जो है नया डॉक्ट्राइन वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तीनों के ऊपर अप्लाई होता है। और इसके बाद में आया मेनका गांधी का केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया और फिर से दोहराया कि ईपी रोयप्पा के केस में जो कहा था कि आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स at the arbitrariness in action and ensure the fairness and equality of treatment। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेनका गांधी में जो कहा, द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस परवेड्स आर्टिकल 14 लाइक अ ब्रूडिंग ओमनी प्रेजेंस। ये अगर कोर्ट आ जाए तो फिर ध्यान रखना वो मेनका गांधी वाले केस में आएगा। ये डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं इसके अंदर। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इस तरह के केसेस आए हैं। इसके अलावा सबरीमाला टेम्पल केस आया, जिसमें फीमेल्स जो मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड के अंदर होती है उसमें वो मंदिर में वर्जित थी जाने से, तो ये एक तरह से आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस थी जिसको आर्टिकल 14 के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ट्रिपल तलाक का केस आया था उसमें शायरा बानो का जो केस था उसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस थी और वो आर्टिकल 14 का वायलेशन था, इसीलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। तो तमाम ऐसे जजमेंट्स आए हैं जहां जहां पर आर्बिट्रेरीनेस दिखेगी वहां पे आर्टिकल 14 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 14 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।